Students, today we will discuss the next qualitative property, that is the depression in freezing point. And before it, we have done two qualitative properties. You can say relative lowering of vapor pressure and elevation in boiling point. So उसी series में next property है हमारी depression in freezing point. So first we will discuss what is the meaning of freezing point. So freezing point क्या होता है? Just see out बेटा. Suppose this is your liquid. You have taken this liquid. So first definition देखिए, when the temperature decreases, जब आप temperature decrease करोगे, then kinetic energy of the molecule decrease करेगी, due to which जो आपके molecules, अगर इनको properly मैं ऐसे show करूँ, I'll show like that. These are, you can say, liquid molecules. So जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ड्यू टू विच दे कम क्लोजर, नज़दीक आएंगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, वेन एवर द पार्टिकल कम क्लोजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है ना. एंड दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट. सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली जो है आपका कोई भी सब्सटेंस फ्रीज क्यों होता है. फ्रीजिंग पॉइंट पे नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड स्टेट में. तो पहली चीज हम लिखेंगे, इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड. और वो सॉलिड में कन्वर्ट क्यों होता है? रीजन मैंने आपको थ्योरेटिकल यहां एक्सप्लेन किया. द रीजन इज कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, they come closer, force of attraction increase होगी, and then they convert into the solid state. Now come to some different approach. अभी तो एक डेफिनेशन मैंने बताई, अब थोड़ा दूसरा व्यू देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का. फर्स्ट थिंग इज क्लियर, टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड. नाउ सी आउट. सपोज दिस इज अ लिक्विड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इस लिक्विड में जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली क्या होता है बेटा कि कोई भी लिक्विड है, अगर वो वोलेटाइल लिक्विड है, सो वो किस में कन्वर्ट होता है? इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, एंड दीज वेपर्स दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर दैट इज सेड टू बी द वेपर प्रेशर. ठीक है. तो जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ वेपर फॉर्म भी डिक्रीज होंगे और लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. पहली चीज. नाउ जब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देन इसी लिक्विड का सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर, ध्यान कीजिएगा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ लिक्विड, उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट. क्लियर. और ये भी थोड़े बहुत वेपर तो फॉर्म करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर तो ये भी करेंगे. अब ये जो वेपर प्रेशर है ये किस स्टेट का है? सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है, उसी लिक्विड की. तो जब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ. किसका? लिक्विड का. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. और जब ये डिक्रीज होकर, दिस इज, ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉलिड स्टेट का. When the vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid, ठीक है, that temperature is called freezing point. हम उसको क्या कहेंगे? freezing point. तो फिर से समझिए, छोटा सा कंसेप्ट है. किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज होकर जब उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, that particular temperature is said to be the freezing point. So ये definition थी regarding the freezing point. पहली definition आपने समझी, temperature at which liquid is converted into solid. Second, it is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of the solid.
उसके इक्वल होगा। और अगर ये वेपर प्रेशर इक्वल है देन वी कैन से इट इज अ टेम्परेचर एट विच बोथ लिक्विड एंड सॉलिड दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये थर्ड डेफिनेशन होगी कि भाई जब लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होंगे तब भी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। सो वी आर हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि जैसे जैसे आप लिक्विड को टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज होते होते जब सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी द फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ सी आउट नेक्स्ट। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है FPT, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट में आपको पता भी होना चाहिए। अब नॉर्मली क्या है, व्हाट द प्रॉपर्टी, समझिए बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है। दिस यू हैव टेकन अ प्योर सॉल्वेंट, या एग्जाम्पल मैं लेके चलूं कि आपने वाटर लिया है। सो ऑल ऑफ यू नो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ व्हाट यू हैव डन, इफ यू विल ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे देन व्हाट हैपन्स, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा देन द फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। और ये जो सॉल्यूशन है, अब क्योंकि जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन नाउ फ्रीजेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे फ्रीज करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा इट मे बी -2 डिग्री सेल्सियस और -3। तो ये जो डिफरेंस आया 0 डिग्री और -2 डिग्री, दिस डिफरेंस इज सेड टू बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ भाई, 2 डिग्री डिक्रीज हुआ। तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया था, तो ये चीज आपको ध्यान करनी है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आप इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपने शुगर मिला दिया, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इट इज़ -2 डिग्री सेल्सियस और -3, यानी 0 से नीचे हो जाएगा। तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 2 डिग्री का डिग्री, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिक्रीज हुआ, 2 डिग्री डिक्रीज हुआ। क्लियर। सो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, जस्ट सी आउट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट में बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे देन व्हाट हैपेंस, फर्स्ट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वी हैव डन, जिसको हमने क्या कहा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, टर्म्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, डेल्टा TF। सो थोड़ा अगर पिछली प्रॉपर्टी से रिलेट करो तो आपको ध्यान होगा कि जब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो देन व्हाट हैपेंस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑल डिक्रीजेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ बिफोर वी गोइंग टू द डिटेल, जस्ट सी आउट। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले इसका रीजन देख लीजिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए, ये आपका मैं लिक्विड, और ये उसी लिक्विड का
सॉलिड स्टेट। लिक्विड में सपोज 1 2 3 ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, गॉट इट। ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड और ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखना है, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये चारों मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बी क्लियर, ठीक है। और जब ये वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे दैट इज सेड टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए हमने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, यू हैव एडिड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐसे शो कर सकते हैं या किसी डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। या आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए, तो ये बीच में दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्लियर। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, यानी इनका वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होगा, जब आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो सबसे मेन बात, आपका फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, बी क्लियर, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर। सॉलिड का वेपर प्रेशर फिक्स है, हम किसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को क्या कर रहे हैं बेटा, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब ये डिक्रीज होते होते सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, जब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज होकर जब इस फिक्स वैल्यू तक पहुंचेगा तब आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, ये पहले प्योर लिक्विड में 4 मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये कितने मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी ये 2 मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज होता है, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके वोलेटाइल है, उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। बट जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उस पर तो कोई इफेक्ट होता नहीं है टेम्परेचर का, ना तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिक्रीज, सी आउट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर, डिक्रीज होंगे, ठीक है। पहले आपके 4 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहे थे, अब 2 मॉलिक्यूल करेंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया। और हमें पहुंचना कहाँ है, डिक्रीज होकर फिक्स तक। तो पहले 4 मॉलिक्यूल्स जब वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे थे तो वो जल्दी पहुंचते, अब 2 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो दे विल टेक मोर टाइम। सो आई विल राइट मोर टेम्परेचर विल बी लोवर्ड, ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। और ज्यादा टेम्परेचर लोअर करने का मतलब क्या हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज। सो बिल्कुल सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हुआ था, क्योंकि भाई जो मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो रहे थे उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया था आपके नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स की वजह से। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो जो मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर डिक्रीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गए। अब वेपर प्रेशर आराम से डिक्रीज हो रहा है, पहले वेपर प्रेशर फास्टली डिक्रीज हो रहा था प्योर सॉल्वेंट में, अब आराम से डिक्रीज होगा तो उसे इस पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर तक पहुंचने में ज्यादा टेम्परेचर आपको लोअर करना पड़ेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर अगर आप लोअर करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा एक और हिंट था कि जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, व्हेन यू हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब रीजन लिखते हैं, पहला रीजन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीजिंग पॉइंट, देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। फर्स्ट रीजन आप ये दे सकते हो। सेकंड रीजन आप दे सकते हो, व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस,
ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बट दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से कम वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, देयरफॉर मोर टेम्परेचर विल बी लोअर्ड। ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मोर टेम्परेचर विल बी लोअर्ड फॉर मेकिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। सो दो रीजन है, कोई भी आप लिख सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूं कि भी जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर आप उनका नंबर कम कर दोगे तो वेपर प्रेशर जो है वो आराम से डिक्रीज होगा। ठीक है, बट हमें पहुंचना कहाँ तक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड तक। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा। पहले ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे प्योर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो रहा था, तो फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो गया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट अचीव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मींस ज़्यादा टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा, एंड हेंस वी कैन से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो सबसे इजी एक्सप्लेनेशन आपकी कोई भी फर्स्ट वाली मुझे लग रही है, आप बाकी कोई भी एक्सप्लेनेशन दोगे बोथ आर करेक्ट। द मेन थिंग, व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस freezing point decreases. So this is about the definition. Now we will shift to the mathematical part. The mathematical part now. So बहुत ध्यान से करना है, T नॉट F freezing point of pure solvent. T naught F is the freezing point of pure solvent, whereas TF is the freezing point of solution formed after adding नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बाद। सो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा बेटा, इट इज T नॉट F माइनस TF। दिस इज यू कैन से इक्वेशन नंबर 1। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट T नॉट F माइनस TF। नाउ आफ्टर दैट अब ये सोचिए कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है किसकी वजह से, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जितना ज़्यादा ऐड करोगे उतना आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो अब क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं कि सॉल्यूट की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें। इसमें हम यूज़ करेंगे मोलैलिटी। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। हम मोलैलिटी को क्यों यूज़ कर रहे हैं बेटा, बिकॉज यू नो दैट मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। क्लियर। नाउ इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन आई विल गेट अ कांस्टेंट KF and molality as it is. This is equation number 2. Now KF is molal डिप्रेशन कांस्टेंट। KF is said to be मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी हमें 3 चीज़ें स्टडी करनी है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, सेकंड यूनिट, एंड थर्ड कैलकुलेशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट। सो डेफिनेशन की बात की जाए, सो वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो किसी भी कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्वांटिटी दैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, दिस इज इक्वल टू एलिवेशन इन दिस इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कब पॉसिबल है, जब आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 कर दोगे, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। नाउ द यूनिट्स, इसी फॉर्मूले से जो आपका KF का यूनिट आएगा, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। सो डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह आपका डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है या डिग्री केल्विन में भी। और मोलैलिटी के लिए अगर मैं M लिखता हूं तो पहली यूनिट क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस पर मोलर। टेम्परेचर अगर केल्विन में लोगे तो डिग्री केल्विन पर मोलर। सेकेंड डिस्कशन करें, यू नो दैट मोलैलिटी की यूनिट होती है बेटा मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो वी कैन राइट डिग्री सेल्सियस, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा, किलोग्राम पर मोल। और अगर आप केल्विन में लेकर चलते हो कि भाई डिग्री केल्विन अपॉन मोल पर किलोग्राम, सो दिस इज केल्विन, किलोग्राम ऊपर जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो द डिफरेंट यूनिट इज ऑन द बेसिस कि आप मोलैलिटी की कौन सी यूनिट वहां पर पुट करते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? सो अब डेफिनेशन हो गई, यूनिट्स हो गई, अब एक फॉर्मूला जिससे आप KF को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द KF? जस्ट सी केयरफुली, KF इज इक्वल टू M R TF स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन 2000। यहां पर बेटा M जो होगा इट इज सेड टू बी द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। R ऑल ऑफ यू नो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सो ये आपको ध्यान रखना, यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब इसमें एक क्वेश्चन अगर हम यहीं पर कर लें दैट विल बी बेटर। चलिए बाकी थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा KF का एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो KF का फॉर्मूला आपको क्लियर, आई विल राइट हियर KF इज इक्वल टू दिस, KF इज MR TF स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनटू 1000। सो इस क्वेश्चन को यहीं करते हैं सो दैट आर्टिकल हमारा यहीं पर क्लियर हो जाए। द क्वेश्चन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, latent heat of fusion of ice is given to you, that is a 6 kilojoule per mole, 6 kilojoule per mole. Clear? Calculate the value of KF. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो, KF इज इक्वल टू MR TF स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन 2000। अब M क्या है बेटा? मोलर मास। अब आइस का मतलब आपका वाटर है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 मल्टीप्लाई R। R इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R की वैल्यूज आपने 11th में की थी। SI सिस्टम में यूज करते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, सो 8.314। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन? 273 केल्विन स्क्वायर। अब देखिए जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो किस में दे रखी है? किलोजूल पर मोल, ठीक है। और SI सिस्टम में काम किस में होता है? जूल में। सो दिस विल बी 6 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, मीन्स 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1000। तो ये बेटा 6 से कट हो जाएगा 3, 6 3 is 18. So on solving this comes out to be 1.86 केल्विन पर मोलर। सो ये सिंपल में न्यूमेरिकल यहाँ किया सो दैट आपको KF का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए अपने मैथमेटिकल फॉर्म पर कंटिन्यू करते हैं वापस से अगेन। यहाँ पर थे हम, इन चीज़ों को जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं वी कैन रिमूव। So we have started delta TF is equal to T naught F minus TF, then delta TF is equal to KF into molality। यहां तक हम पहुंचे थे। This was your equation number 1 and this is equation number 2। Now अब आपको मोलैलिटी के फॉर्मूले यहां पर पुट करने हैं। सो मोलैलिटी के फॉर्मूले अगर आपको ध्यान हो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मेन फॉर्मूला था। तो इसी को पुट कीजिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर फॉर्मूले में 1000 नहीं है देन वी विल पुट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अदरवाइज 1000 इन किलोग्राम, अदरवाइज इन ग्राम। 1000 है, बी क्लियर, तो ग्राम, 1000 नहीं है तो किलोग्राम। ये आपका फॉर्मूला नंबर 3। अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यहां पर वैल्यूज लिखनी है, मतलब वैल्यूज इन द सेंस उसके फॉर्मूले लिखने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आपको ध्यान है, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर किसके, सॉल्यूट के, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट के एफ इंटू मोल्स का नेक्स्ट फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देन मोल इज इक्वल टू आयंस अपॉन टोटल आयंस ऑफ सॉल्यूट, नीचे डब्ल्यू। टोटल आयंस थोड़ा आपको बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टोटल आयंस कैसे निकालते हैं। सपोज NaCl के निकालने हैं तो 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन, टोटल विल बी 2, सो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। BaCl2 में 2 + 1 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। AlCl3 में 3 + 1 4, सो 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स के और फॉर्मूले भी पुट कीजिए। नेक्स्ट था आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये भी फॉर्मूला था, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर वॉल्यूम थोड़ा मैं बता देता हूं कि मोलर वॉल्यूम जब सॉल्यूट की निकालो, बी क्लियर, इफ द सॉल्यूट इज अ गैस तो ये मोलर वॉल्यूम होती है आइदर 22.4 लीटर और 22.7 लीटर एट STP। डिफरेंस यहाँ पर प्रेशर जो होगा इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर और 22.7 में बेटा प्रेशर कितना होगा आपका 1 बार। और अगर आप नॉन गैसेस में डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग इन द नॉन गैसेस, देन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी, दैट यू हैव टू रिमाइंड। नाउ द लास्ट फॉर्मूला अगर इसी कैटेगरी में चला जाए, you remember that number of moles is equal to mass upon molar mass। तो उस फॉर्मूले को अगर हम पुट करें, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स की जगह WB अपॉन MB, मास अपॉन मोलर मास, इंटू अब यहाँ WA और ऊपर आएगा 1000। अब 1000 आपको पता है क्यों आया, क्योंकि जब मास भी ग्राम में, मोलर मास भी ग्राम में, देन वी हैव टू पुट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो हमने फॉर्मूले में क्या कर दिया 1000। सो इन सभी फॉर्मूलेज में से दिस इज नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। 8 में 1000 है तो सॉल्वेंट का मास ग्राम आया, बाकी किसी में भी 1000 नहीं है तो सॉल्वेंट का जो मास था वो किस में था, किलोग्राम में। तो एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन यूज, बट मेन फॉर्मूले में आपको बता दूं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, नंबर 3 और ये फॉर्मूला नंबर 8, दीज आर मोस्टली यूज्ड। बाकी यूज तो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई खास ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा ये प्रूफ करना है। सो वी नो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमें कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढनी होगी जिसमें डेल्टा TF जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो आई थिंक हम इक्वेशन नंबर 3 से काम चल सकता है। यू सी फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट आई गेट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू MB अपॉन WA। फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर कि डेल्टा TF जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आफ्टर दैट what is the significance or application of delta TF, क्या इसके एप्लीकेशन है। So all the colligative property, you know, these were just discovered to find out the molar mass of substance, unknown substance. So just to calculate
मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस MB, उसको सॉल्यूट मानेंगे। सो MB आप किससे निकालोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। सो दिस वी कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA। अब यहाँ से बेटा आप MB कैलकुलेट कर सकते हो। MB कम्स आउट टू बी KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। सो दिस थिंग क्लियर? नाउ आफ्टर दैट what is the relation between delta TF and other concentration terms? ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। अगर एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिकल्स में डेल्टा TF की हेल्प से इफ़ ही सेज मोलैरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, परसेंटेज बाई मास निकालो, ppm, इफ़ यू वांट टू सेज कि एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सी आउट कोई ऐसी चीज़ देखिए जो इनके बीच में ब्रिज की तरह काम कर सके। सो वो चीज़ है आपकी मोलैलिटी। यू नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। सो पहले हम डेल्टा TF से क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलैलिटी, और मोलैलिटी से फिर आप ये सारी चीज़ें ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन कोई भी। सिमिलरली एक फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू XB अपॉन XA इंटू MA। सेकेंडली ये जो वाला पार्ट है कि मोलैलिटी से ये चीज़ें निकाला, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? वी हैव डन इन द टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन, कर चुके हैं अच्छी तरह। सो इस चीज़ को भी आपको अपने माइंड में थोड़ा रखना है। Now after that we will study graphical representation. So just see out the graph. This I draw a graph. Here it is टेम्परेचर एंड हेयर इट इज वेपर प्रेशर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें थोड़ा ध्यान क्या देना आपको कि ये आपका सॉल्वेंट, क्लियर? तो जब आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, यहां पर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करो, नीचे की साइड आ रहे हो, व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। या इस तरह से देखिए आप, ये ग्राफ ना नीचे की साइड, जैसे इसको दोबारा समझिए, ये ग्राफ नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे की साइड के साथ साथ ये बेटा लेफ्ट साइड में भी आ रहा है और डाउनवर्ड भी आ रहा है। तो जब आप देखिए इस ग्राफ को, नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले, और ये राइट से लेफ्ट भी आ रहा है, तो इस ग्राफ में काम क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू विच वेपर प्रेशर डिक्रीज, ये काम हो रहा है। व्हेन दिस ग्राफ कम्स डाउनवर्ड एंड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज ऐसे इस तरफ और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। किसका? लिक्विड का। यहां तक लिक्विड है। अब ये जो पॉइंट आएगा, यहां से आपका ग्राफ इस तरह से अलग डाइवर्जन शो करता है। तो ये जो पॉइंट हुआ बेटा, एट दिस पॉइंट वी कैन से कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो किसके इक्वल हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। तो यानी इसके नीचे आपको क्या मिलेगा? सॉलिड। और ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो फिर से समझो, बहुत सिंपल था, आपने सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम होता चला गया। इस पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको हम ऐसे यहाँ पर अगर लेकर चले, T0F फर्स्ट पॉइंट के। अब सेम काम आपको करना है किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ। क्लियर? सेम यू हैव टू डू विद द सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर क्या करता है? उसका डिक्रीज, ठीक है। सो यहां पर हम मान के चलेंगे, यहां से हमने स्टार्ट क्या करना है? सॉल्यूशन का, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा इस तरह से।
और ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये आपका सॉलिड स्टेट था सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट है। इस पॉइंट पर आकर देखो कर्व में फिर से ये इस कर्व से जुड़ा है, बट यहाँ पर थोड़ी सी अगर इसकी कर्व देखी जाए तो इसकी कर्व यहाँ आके थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है। तो इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल हो गया। तो ये जो आपका टेम्परेचर होगा, दिस इज नाउ सेट टू बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अब इसको अगर आप करेस्पॉन्डिंगली नीचे लेके आएंगे सो ये होगा बेटा TF, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा TF। तो समझना बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज करो, दोनों का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दोनों की कर्व में जब ये थोड़ा सा टर्निंग आएगी इस तरह से, यहाँ पर ये टर्निंग आई है, यहाँ पर ये टर्निंग आई है, ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? आपका प्योर सॉल्वेंट का। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। इसको जब आप नीचे करेस्पॉन्ड करोगे तो आपको अपना डाटा मिलेगा T0F एंड TF, और डेल्टा TF इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ इक्वल टू T0F माइनस TF। सो बेटा ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्लियर भी हो गया कि आप फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे ही ग्राफ में आपको इस तरह से कोई टर्निंग मिलने वाली है, सो ये पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। इसके ऊपर आपको कौन सी स्टेट मिलेगी? लिक्विड स्टेट, और इसके नीचे कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड। और इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, या ये भी कह सकते हैं कि जो आपका सॉलिड है इट इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। तो ग्राफ काफ़ी इजी था, कोई ज़्यादा टिपिकल ग्राफ नहीं था। सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ को ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं। चलिए अब इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव टू स्टडी द समथिंग अबाउट एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। क्या होते हैं ये? सो दीज आर द सॉल्यूट्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स which decreases the freezing point of water। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। क्लियर? ड्यू टू विच अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया देन वाटर रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री। सो आपने कोई भी ऐसा स्पेशल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है ना, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने का बेनिफिट क्या है कि वाटर 0 डिग्री से नीचे भी किस स्टेट में मिल सकता है? लिक्विड स्टेट में मिल सकता है। ठीक है, सो दीज सब्सटेंसेस दीज आर सेड टू बी एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे प्रिवेंट द फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग को प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? सिंपल, यू नो, बाय रिड्यूसिंग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दो। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, आपने ऐड किया एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज ने इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करके कर दिया -4 डिग्री सेल्सियस। क्या? -4। ठीक है, तो अब 0 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, इन तीनों ही टेम्परेचर में वाटर अब किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड में, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? -4। अगर एंटी फ्रीज नहीं डालते तो ये 0, -1, -2, -3 पे ये किस स्टेट में होता? सॉलिड स्टेट में होता। ठीक है, सो ये आपका एंटी फ्रीज एग्जाम्पल। और फिर एंटी फ्रीज की एप्लीकेशंस, इथाइलिन ग्लाइकॉल, टेट्रा इथाइल लेड, TED। इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज CH2OH, CH2OH। टेट्रा इथाइल लेड, दिस इज PB and 4 times C2H5 इथाइल।
ये एग्जांपल्स, ठीक है। सो व्हाट आर द यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ एंटी फ्रीज। नंबर 1, they are used in car radiators running in सब जीरो कंडीशंस। हम एंटी फ्रीज का यूज कहां पे करते हैं? कार रेडिएटर में आपको पता है नॉर्मली पानी ऐड करते हैं, वी विल ऐड वाटर, ठीक है। तो एंटी फ्रीज का यूज होता है बेटा कहां पर? एंटी फ्रीज हम यूज करते हैं कार रेडिएटर्स ऐसी जगह जहां पर कार सब जीरो कंडीशन में रन करती हैं, जैसे -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए दिस इज द रेडिएटर। रेडिएटर में अगर आप वाटर डालते हो, वाटर जो नॉर्मली डलता है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पे -1 -2 पे वाटर किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। रेडिएटर का पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा और जो गाड़ी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब आपने क्या किया, रेडिएटर में क्या ऐड किया? यू हैव ऐड इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करेगा? इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज किया, सपोज -3 कर दिया, तो -3 हो गया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, -3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अब 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। एंड कार कैन रन इजीली, कार इजीली रन करती रहेगी। अगर आप नहीं डालोगे तो बी क्लियर, 0 डिग्री -1 -2 पे जो वाटर है वो फ्रीज कर जाएगा सॉलिड स्टेट में और कार प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। So this is the, you can say, application of antifreeze. Now we'll discuss next one more thing related to this, that is de-icing agent. De-icing agent. So these are simply the substances which prevent the formation of ice, जो आइस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ आइस, और यू कैन से विच प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो होता है इट इज NaCl। NaCl जो है वो क्या करेगा? अगर आप NaCl को वाटर में ऐड कर दोगे जो बेसिकली लिक्विड है, तो वो क्या करेगा? इस वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्लियर? नाउ ये कैसे होता है? व्हाट इज द रीजन? जस्ट सी आउट। NaCl क्या है? इट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या करेगा बेटा? इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो गया देन वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट। अब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर भी, ठीक है ना। तो क्योंकि इसने फ्रीज नहीं होने दिया या आइस फॉर्मेशन नहीं होने दी, उसका लॉजिक क्या है? इसने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज किया, दैट इज सेड टू बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो de-icing एजेंट इज क्लियर। नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस, that is salts like NaCl, KCl. These are added to clear the snow after snowfall. देखिए बेटा नॉर्मली क्या होता है, सपोज देखिए ये कि रोड मैंने ड्रॉ की है, स्नोफॉल के बाद ये आपका दिस इज द आइस,
ठीक है। टेम्परेचर मान के चलिए -2 डिग्री सेल्सियस। आइस मीन्स वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में। दिस इज ऑन द रोड। सो व्हाट हैपेंस, अगर ये रोड हमें क्लियर करनी है तो हम क्या करेंगे? हम इस आइस में व्हाट विल ऐड? वी विल ऐड आइदर NaCl और KCl. These NaCl and KCl, these are non-volatile solute. ये क्या करेंगे? They will decrease the freezing point of water, या that is depression in freezing point. तो ये जो वाटर है यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में, आइस जिसको बोला है मीन्स वाटर इन द सॉलिड फॉर्म, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0। इसको कम करके ये -4 तक ले जाएंगे, ठीक है। ये जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना कम होता चला जाएगा। अब ये जो आपको इतना ऐड करना है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट सराउंडिंग से कम हो जाए। सराउंडिंग -2 है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होना चाहिए? -4 तक। अब इसका क्या लॉजिक होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या हो गया? -4। तो यानी -2 डिग्री पे ये जो सॉलिड स्टेट में वाटर है ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। भाई फ्रीजिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो लिक्विड स्टेट होती है। उसकी वजह से क्या होगा? ये जो आइस है, दिस आइस गेट्स सॉफ्टन, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी एंड कैन बी क्लियर्ड। हम इसको क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट NaCl and KCl, दे decreases the freezing point of water due to which water या आइस बोलो एक ही बात है, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड इट कैन बी क्लियर्ड। तो बेसिक क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से कैसे क्लियर करते हैं? फिर से देखिए, आपने ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इसने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 से -4 पे लेके आया, सराउंडिंग -2 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे किस स्टेट में आएगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा, सॉलिड में तो होगा नहीं। तो लिक्विड में जाते ही थोड़ी आइस है वो क्या पड़ जाएगी? सॉफ्ट, एंड इट कैन बी इजिली क्लियर्ड। सो बेटा ये हमने स्टडी किया थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। So now after doing the theory, now let us discuss the numericals. So beta I have written the numericals. Let us start with question number 1. So question number 1 says 45 gram of ethylene glycol mixed with 600 gram water means जो बेटा mass of solute है that is 45 gram ethylene glycol mixed with 600 gram water, यानी solvent का जो mass है 600 gram water. Clear? Calculate delta TF and TF means depression in freezing point और freezing point of solution. KF आपको गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यूनिट यू हैव टू सी, ओके। और MB की जरूरत पड़ेगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें फॉर्मूला गिवन है C2H6O2. सो आफ्टर पुटिंग द एटॉमिक मासेस द मोलर मास कम्स आउट टू बी 62 ग्राम पर मोल. सो बेटा डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट सी इट, ऑल ऑफ यू नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. तो वैल्यू पुटअप करनी है. KF कितना गिवन है? 1.86, WB 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, MB मोलर मास 62 इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट 600. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे द डेल्टा TF कम्स आउट टू बी 2.25 केल्विन. नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. TF हमें फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सो वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF. क्लियर? सो यहाँ डेल्टा TF कितना है बेटा? 2.25. T0F क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ऑल ऑफ यू नो इट इज 273.15 केल्विन, जिसको नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं. सो 273.15 माइनस TF. तो यहाँ से जो बेटा TF आपका आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इट इज 273.15 minus 2.25 and on subtraction this comes out to be 270.15.
90 केल्विन। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल था, सिर्फ आपको यूज थोड़ा ध्यान से करना है। एक चीज मैं और कहूंगा कि जब आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो हम 273 ऐड करते हैं एंड समटाइम वी विल ऐड 273.15। बेटा मोस्ट एक्यूरेट तो 273.15 है, बट आंसर आपका 273 से भी आ जाएगा, डजंट मेक एनी इशू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट सी आउट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml बेंजीन। तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, इट इज गिवन 0.643 ग्राम, और कितने ml बेंजीन में डिजोल्व है 50 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 50 ml बेंजीन, और बेंजीन का डेंसिटी भी दे रखा है। चलिए, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू दिस। ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर करेगा, 5.51 डिग्री सेल्सियस से 5.0 डिग्री सेल्सियस, इतना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करेगा। ठीक है, केएफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या कंपाउंड का मोलर मास निकालना है। तो चलो भाई पहले फॉर्मूला लिखते हैं, देन देखेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। चलिए, अब इसमें पुटअप करना है 1/1, ऑल थिंग्स वी हैव टू पुट इट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा टी एफ आपको पुट करना है। तो कितना भाई फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, डेल्टा टी एफ, दिस कम्स आउट टू बी 5.51 से कितना हो गया 5.03, सो दिस इज 0. दिस कम्स आउट टू बी जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 पॉइंट, या चलिए हाँ जस्ट सी आउट, 5.51 से कितना हो गया बेटा 5.03। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑन सब्ट्रैक्शन दिस कम्स आउट टू बी 0.48 डिग्री सेल्सियस। तो एक वैल्यू तो यहां से आ गई। ठीक है, के एफ कितना गिवन है, के एफ इज गिवन टू यू 5.12, डब्ल्यू बी कितना गिवन है बेटा 0.643, एम बी फाइंड आउट करना है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम गिवन है, मास निकालना है। तो वी नो दैट डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की डेंसिटी आपको दे रखी है बेंजीन की 0.879 मल्टीप्लाई वॉल्यूम है 50 ml। अब ये चेक कर लो ग्राम पर ml, ओके बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से जो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा इट इज 43.95 ग्राम। ठीक है, क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए इसमें सारा। सो डेल्टा टी एफ हम पुट करेंगे 0.48 इक्वल टू के एफ आपका है 5.12 इंटू डब्ल्यू बी कितना है बेटा 0.643 इंटू 1000 अपॉन एम बी फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट 43.95। सो यहां से जो आपका एम बी आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस कम्स आउट टू बी 156.06 ग्राम पर मोल। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक तो यहां पर टिंच था कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट यहां से इतना डिक्रीज हुआ है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करो तो डेल्टा टी एफ आएगा। सेकेंडली सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे रखी है और हमें मास चाहिए, तो हमने डेंसिटी का हेल्प लिया, व्हाट वी हैव टेकन डेंसिटी। तो मास वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट किया हमने, मास में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज के एफ फॉर बेंजीन आपको गिवन है 4.90 .
केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है भाई, गिवन है 4.90। व्हेन 3.26 ग्राम सेलेनियम इज डिजॉल्व्ड इन 226 ग्राम बेंजीन, यानी सॉल्यूट का मास है बेटा 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम और सॉल्वेंट का मास है 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। ऑब्जर्व द फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना लोअर देन बेंजीन, बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट से इतना कम, इट मीन्स ये आपको डायरेक्टली क्या दे रखा है, डेल्टा TF 0.112 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको सेलेनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कि सेलेनियम Se2 होता है, Se3 होता है, Se4, वॉट एवर इट इज, ये आपको फाइंड आउट करना है। एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम आपको गिवन है 78.8 ग्राम पर मोल। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस लेक्चर, तो मैंने कहा था कभी भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। तो फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। सो डेल्टा TF कितना है बेटा 0.112 डिग्री सेल्सियस, KF आपको गिवन है 4.90, WB है 3.26 अपॉन MB हमें कैलकुलेट करना है इंटू 1000। सॉल्वेंट का मास है 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से जो मोलर मास आएगा फ्रॉम दिस, द मोलर मास दिस कम्स आउट टू बी 632 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि सेलेनियम में 2, 3, 4, 5 या क्या आएगा। तो मीन्स आपको पहले एटॉमिसिटी निकालनी है सेलेनियम की, और एटॉमिसिटी किसके इक्वल होती है, मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मोलर मास है 632 और एटॉमिक मास आपको गिवन है 78.8। सो दिस कम्स आउट टू बी 8, एटॉमिसिटी 8 आ गई, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम आया इट इज Se8। सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पिछली प्रॉपर्टीज में भी किया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था whenever you have to calculate the molecular formula, तो सबसे पहले आप मोलर मास निकालोगे, उसके बाद एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एंड देन यू विल नोट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So now we will do question number 4. So what is question number 4 says, see out. So question number 4 he says 1.02 gram of urea when dissolved in 98.5 gram of solvent. So बेटा आपने यूरिया डिसॉल्व करना है किस में, इन 98.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन, मीन्स जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0.211 केल्विन। नाउ 1.60 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, आप कोई अननोन कंपाउंड, यहां यूरिया था, यहां पर क्या है 1.60 ग्राम ऑफ यूसी अननोन कंपाउंड डिसॉल्व इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, मीन्स 86 ग्राम सॉल्वेंट, डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34, यानी अब जो डेल्टा TF है वो है 0.34 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, आपको इस अननोन कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है, और यूरिया का मोलर मास MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम पर मोल। तो बहुत सिंपल सा हिंट है भाई, एक ही डाटा दो बार दे रखा है डेल्टा TF, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है, व्हेनेवर सेम टाइप ऑफ डाटा इज रिपीटेड तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जो भी डिजायर्ड हमें थिंग है वो मिल जाती है। तो डेल्टा TF का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब ये दोनों पे अप्लाई कर देना, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। तो फर्स्ट पे अगर अप्लाई करूंगा तो डेल्टा TF है 0.211, KF कैंसिल होगा, सेम सॉल्वेंट है,
डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास 1.02 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया का 60 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास 98.5 डिवाइड करना है बेटा इसको। सेकेंड सॉल्यूशन में डेल्टा टी एफ है 0.34 इक्वल टू के एफ कैंसल आउट होगा, मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी कितना है 1.60 अपॉन एम बी, इसका मास कैलकुलेट करना है इंटू 1000, सॉल्वेंट का मास है 86, के एफ से के एफ कैंसल, 1000 से 1000 कैंसल, ऑन फर्दर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जहाँ पर जो बेटा एम बी आएगा दैट इज 66.76 ग्राम पर मोल। सो सिंपल सा हिंट था, सेम डाटा दो बार दे रखा है तो नॉर्मली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपल डिवाइड। चलिए नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। 4 हमारा कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ he says ethylene glycol molar mass this is a common automobile antifreeze। ठीक है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको निकालना है TF, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। कंटेनिंग 12.2 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 12.4। सो बेटा WB इज 12.4 और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास दे रखा है 62 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इन 100 ग्राम वाटर। सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम वाटर। नाउ वुड इट बी एडवाइजेबल, पहले तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना ही है। सेकेंडली ही सेज वुड इट बी एडवाइजेबल टू कीप दिस सब्सटेंस इन कार रेडिएटर इन समर। क्या मैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, कार रेडिएटर में डाल सकता हूं इन समर सीजन, इसका मेरे को फाइंड आउट करना है। और डेटा आपको दे रखा है के एफ वाटर के लिए है 1.86 केल्विन पर मोलर, यूनिट्स आर ओके। के भी दे रखा है बेटा 0.512 केल्विन पर मोलर, ये भी ओके है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें आपको TF निकालना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो T0F प्योर सॉल्वेंट वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15। TF निकालना है, तो अगर मेरे को डेल्टा TF मिल जाए, डेल्टा TF आई आइडेंटिफाई या फाइंड आउट, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। सो बेटा KF कितना गिवन है 1.86, WB देखिए 12.4 अपॉन मोलर मास 62 इंटू 1000 और सॉल्वेंट का मास है आपको 100 ग्राम वाटर का। हाँ बिल्कुल, तो ऑन सॉल्विंग दिस जो डेल्टा TF आएगा इट कम्स आउट टू बी 3.72 केल्विन। गॉट इट नाउ। अब आप यहां पे पुट कीजिए डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। सो डेल्टा TF कितना है बेटा 3.72 केल्विन, T0F है आपका 273.15 केल्विन माइनस TF। तो यहां से जो TF आपका आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 273.15 माइनस 3.72 कम्स आउट टू बी 269.43 केल्विन। सो पहला पार्ट हो गया हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, इट विल बी 269.43 केल्विन। अब सेकंड पॉइंट क्या है, क्या मैं इस सब्सटेंस को कार रेडिएटर में डाल सकता हूं? तो पहले मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट आई वांट टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समर में मुझको डालना है तो मैं सबसे पहले निकालूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी TS मेरे को निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, TS। गॉट इट नाउ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो डेल्टा TB इक्वल्स टू TS माइनस T0A। तो T0A तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 373.15 केल्विन, इतना होता है 373.15 केल्विन। सो अगर बेटा मैं डेल्टा TB यहाँ से निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा।
तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला देखिए, इट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो के बी आपको गिवन है 0.512 इंटू डब्ल्यू बी सेम 12.4, एम बी 62 इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे डेल्टा टी बी आएगा 1.04 केल्विन। आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एस माइनस टी नॉट ए। तो डेल्टा टी बी कितना है बेटा आपका 1.04 इक्वल टू टी एस, टी नॉट ए कितना है बेटा आपका 373.15। सो टी एस कम्स आउट टू बी, टी एस इज 373.15 प्लस 1.04 और ये आया बेटा आपका 374.19 केल्विन। सो जब आपने गर्मियों में इन द समर सीजन आपने कार रेडिएटर में ये सब्सटेंस डाला है इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो जो सॉल्यूशन बना कार रेडिएटर में, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी एस इट इज 374.19 केल्विन। ये किसका टेम्परेचर है, वाटर प्लस इथाइलिन। इसको एक बार मैं रब कर देता हूं सो दैट रीजन आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कार रेडिएटर है, इसमें वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो कितना आया 374.19। किस सीजन में, समर सीजन में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज हायर देन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, कि ये रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर इट विल नॉट बॉयल और वेपोराइज, वेपोराइज भी नहीं, इट विल नॉट बॉयल। तो नॉर्मली क्या है कि अगर रूम टेम्परेचर के इक्वल या उसके बराबर आता तो रूम टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन क्या करता, बॉयल करता। अब ये रूम टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे बॉयल करेगा। मीन्स हम इसको कार रेडिएटर में डाल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, वहाँ पे बॉयलिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कंडीशन याद कीजिए कि किसी भी एंटी फ्रीज को हम कार रेडिएटर में समर सीजन में कब डालेंगे, कार रेडिएटर एडेड इन समर सीजन। तो कंडीशन क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से। इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है इट विल नॉट बॉयल एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पर बेटा बॉयल नहीं करेगा। So now we will do the question number 6. So what the question number 6 beta, see carefully. He says element A and B form two compound AB2 and AB4. So दो elements हैं आपके A और B और इन्होंने दो compound बनाए, they have formed AB2 और AB4. Now when dissolved in 20 ग्राम बेंजीन, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA 20 ग्राम। जब आपने 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया तो 1 ग्राम AB2, WB कितना होगा बेटा 1 ग्राम AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, यानी डेल्टा TF इज 2.3 केल्विन। वेयर एज व्हेन 1 ग्राम ऑफ AB4, जब आपने सेकेंड केस 1 ग्राम AB4 यूज किया, 1 ग्राम AB4 इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, सॉरी इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 केल्विन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बी क्लियर, दो डिफरेंट डेटा आपको गिवन है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, दो डेटा। पहला डेटा किसके लिए है,
AB2 के लिए, सेकेंड डाटा AB4 के लिए। सॉल्वेंट का मास सेम है दोनों में 20 ग्राम। इन बोथ द केसेस द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम। सो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बट करेंगे इसको। एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एटॉमिक मास आपको निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ ए और बी। सो बेटा एटॉमिक मास निकालने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4, क्योंकि बेटा एक बार हमें अगर मॉलिक्यूलर मास पता लग गया तो हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2। सो फॉर्मूला AB2 सॉल्यूट है आपका, यू नो, फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA। ठीक है, चलिए दोनों में यूज करना है। तो डेल्टा TF फर्स्ट केस में क्या है 2.3 केल्विन। KF आपको क्वेश्चन में गिवन है, वाटर का KF है फर्स्ट वेयर इट इज KF बेंजीन है, सॉरी यहाँ पे 5.1, वाटर नहीं है बेंजीन है, तो KF आपका 5.1। WB कितना है फर्स्ट केस में 1 ग्राम अपॉन MB मोलर मास कैलकुलेट करेंगे इन 2000। सॉल्वेंट का मास है 20 ग्राम। यहाँ से जो अब आपका MB आएगा यानी मोलर मास ऑफ AB2, ठीक है, MB मीन्स मोलर मास ऑफ AB2 जो आपका आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 110.87। ये किसका मोलर मास आया AB2 का। सेम पैटर्न पे हम AB4 का निकालेंगे, फॉर्मूला यही यूज होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो डेल्टा TF कितना है 1.3 इक्वल टू KF सेम बेंजीन है 5.1 इंटू WB 1 ग्राम अपॉन MB आपको निकालना है इन 2000। सॉल्वेंट का मास कितना है 20, ये फॉर्मूले में यूज़ किया हमने। ठीक है, यहाँ से जो आपका मोलर मास आएगा MB, अब ये किसका मोलर मास है AB4 का, ध्यान करना, दिस इज मोलर मास ऑफ AB4, दिस कम्स आउट टू बी 196.15। सो बेटा AB2 का मोलर मास कितना आया 110.87 और AB4 का मोलर मास कितना आया 196.15। अब इसको तो थोड़ा यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है, या बाकी न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा रब कर देते हैं, जस्ट सी आउट। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपको पता है बिल्कुल वेल क्लियर कंडीशन है अब कि जो मोलर मास ऑफ AB2 है, AB2 का मोलर मास है 110.87। ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ A और ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ B। एटॉमिक मास ऑफ A प्लस ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ B। अब A और B से ही डिनोट कर देते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। A किसका एटॉमिक मास ले लिया हमने, A का, और B किसका एटॉमिक मास, इसका। ये किसके लिए, AB2 के लिए। अब AB4 में आ जाओ, AB4 का मोलर मास कितना है 196.15 और AB4 का जो मोलर मास है किसके इक्वल है, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ B। क्लियर। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये 1 और ये 2, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा A से A तो आपका कैंसिल हो जाएगा। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ। सो सब्ट्रैक्ट करने पर 4B माइनस 2B कितना बचा 2B, A माइनस A खत्म, और 196.15 माइनस 110.87, सो B इक्वल टू, अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दिस कम्स आउट टू बी 85.28 अपॉन 2। सो B का जो आपका एटॉमिक मास आएगा दैट इज 42.64। क्लियर। अब किसी एक इक्वेशन में आप B की वैल्यू पुट करके A का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 110.87 इक्वल टू A प्लस ट्वाइस इंटू 42.64। यहां से A आपका जो आएगा, दिस A कम्स आउट टू बी 110.87
87 माइनस 2 इंटू 42.64, 110.87 माइनस, जब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 42.7, दिस इज 85.28 एंड ऑन सब्ट्रैक्शन दिस कम्स आउट टू बी 25.59। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको ए और बी का एटॉमिक मास निकालना था, तो पहले आपने दोनों के मोलर मास निकाले। फिर आपको पता है कि ये अगर मोलर मास AB2 का है तो ये किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ बी। ये AB4 का मॉलिक्यूलर मास है, ये किसके इक्वल होगा, ए का एटॉमिक मास प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी का एटॉमिक मास। फिर सब्ट्रैक्ट करके बी का मास आया, फिर फर्स्ट इक्वेशन में बी का मास पुट करके हमने किसका निकाला, ए का मास। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल था बट नॉट सो मच टफ। हाँ, कैलकुलेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेशंस बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आपकी क्लियर होंगी। चलिए, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 4% सुक्रोज सॉल्यूशन। अब मेंशन नहीं कर रखा है तो बाई मास ही होगा, और सुक्रोज का मोलर मास आपको दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के अंदर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF 271.15 केल्विन, दिस इज गिवन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। आपको TF किसके लिए निकालना है, ग्लूकोज के लिए 5% ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेट अस स्टडी। सेम टाइप का डाटा 2 बार है तो भाई कहीं ना कहीं डिवीजन तो बनेगा। तो अब सबसे पहले आपको किसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, TF, या बगैर डिवीजन भी कर सकते हो, खास इशू नहीं है। तो TF निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, TF निकालने का फॉर्मूला यू नो, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। ठीक है भाई, तो यहां से TF क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज योर TF, इट इज T0F माइनस डेल्टा TF। ये चीज देखिए, TF यहां आ गया, ठीक है, और ये वहां चला गया। तो मुझे ये TF फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है, ग्लूकोज का, और किसका गिवन है 4% सुक्रोज। तो डिवाइड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, जस्ट सी आउट। टी पहले हम देखेंगे इसको कि दोनों में डिवाइड करोगे आप इसको, या सिंपल एक बात अगर हम करें कि अगर हमको यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाती है तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस अब डू वन थिंग, T0F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 273.15। ये ग्लूकोज से ही स्टार्ट करते हैं इसको। सो 273.15 माइनस डेल्टा TF। अब अगर ये डेल्टा TF मेरे को इस सॉल्यूशन का मिल जाता है तो मेरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो मैं डेल्टा TF कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंटू 1000 अपॉन WA। सो यहां पर अब KF तो भाई गिवन नहीं है हमें, KF इज नॉट गिवन आई थिंक। WB कितना है, अब ये समझना पड़ेगा। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, अब ये परसेंटेज बाई मास है, इसका क्या मीनिंग होगा कि 5 ग्राम ग्लूकोज बेटा किस में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया 5, ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू 1000 अपॉन 100 में से 5 माइनस करो तो सॉल्वेंट का मास 95। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से डेल्टा TF निकाल दूँ और उसको यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मेरे को अब KF गिवन नहीं है। देखो पहले कैसे करना, बिल्कुल आराम से समझिए। हमें ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, हमने फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट जनरेट हुई डेल्टा TF की, उसका फॉर्मूला लिखा, उसमें रिक्वायरमेंट जनरेट होगी KF की।
तो अब KF तो नहीं दे रखा, बट इसी क्वेश्चन में मेरे को ये डाटा दे रखा है पहले वाला, दिस डाटा इज गिवन टू यू। तो इस डाटा की हेल्प से बेटा मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, KF। ठीक है ना, क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है आप उसको सॉल्व करते चलिए, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो है आप पहुंचोगे कि आपको करना क्या है। जो चीज़ नहीं गिवन है सी आउट कैसे कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पर है। सो अब KF कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब ये कह रहा है कि 4% सुक्रोज सॉल्यूशन बाय मास, इसका मीनिंग क्या है देखिए, 4% सुक्रोज सॉल्यूशन मीन्स 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही है कितना होता है, 273.15 माइनस 271.15। पहली चीज जो डेल्टा TF, सो इट्स कम्स आउट टू बी 2 केल्विन। ये देखो भाई 71 से 73 कितना, 2 केल्विन। सो ये पुट कर दिया 2, KF निकालना है। अब WB 4 ग्राम सुक्रोज अपॉन सुक्रोज का मोलर मास 342 इंटू 1000। सॉल्वेंट कितना, 100 में से 4 ग्राम शुगर है, तो 100 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 96 ग्राम सॉल्वेंट बचा अपॉन 96। तो यहां से आप निकालोगे KF एंड दिस KF कम्स आउट टू बी 16.416 केल्विन पर मोलर। KF आ गया। देखिए अब इस KF को क्या करना है, अब आप इस KF को यहां पुट करोगे जहां से हमारा क्वेश्चन स्टॉप हुआ था। सो KF को जब यहां पुट करोगे, जस्ट इफ आई पुट द KF देन व्हाट विल आई गेट, 16.416 इंटू 5 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 95। तो यहां जो मेरा डेल्टा TF आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 4.8 केल्विन। अब ये डेल्टा TF मैं यहां पुट करूंगा एंड आई गॉट आवर आंसर दैट इज 273.15 माइनस 4.8, दिस कम्स आउट टू बी 268.35। ठीक है केल्विन। तो बिल्कुल सिंपल था। अभी काम कैसे शुरू करा, आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में पहली प्रॉब्लम क्रिएट हुई डेल्टा TF, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखा। उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई KF की, तो KF के लिए हमने देखा भाई कुछ नहीं गिवन है, तो एक डाटा और गिवन है। विद हेल्प ऑफ दिस डाटा 4% सुक्रोज हमने क्या कैलकुलेट किया, KF। दिस KF आई हैव पुटेड हेयर, मुझे डेल्टा TF मिला, उसको यहाँ पुट किया तो मेरे को TF मिला। तो सिंपल आप फॉर्मूला लिखते चलिए, जैसे जैसे फॉर्मूला लिखोगे ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी सॉल्यूट का मास आपको निकालना है। मोलर मास 62.0 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास 62 ग्राम पर मोल आपको गिवन है। ठीक है, मोलर मास इज 62 ग्राम पर मोल। ओके, मस्ट बी एडेड टू 5.50 किलोग्राम वाटर। सॉल्वेंट का मास 5.50 किलोग्राम वाटर, सो 5.50 इंटू 1000 ग्राम वाटर कीजिए इसको। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 0 टू -10 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कम किया, -10 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा डेल्टा TF क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, KF आपको वाटर का गिवन है, इट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए करते हैं सो। WB निकालना, फॉर्मूला लिखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF
इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो डेल्टा TF कितना है बेटा 10। KF कितना गिवन है आपको 1.86। WB निकालना है, मोलर मास गिवन है 62 इंटू 1000। सॉल्वेंट का मास आपको लेना होगा ग्राम में, तो वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड 5.50 इंटू 1000 से 1000 कट हो जाएगा। सो व्हेन यू सॉल्व द मास ऑफ सॉल्यूट WB कम्स आउट टू बी WB comes out to be 1833 ग्राम्स। कितना आएगा 1833 ग्राम्स। तो बेटा जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिखिए, देन फिर आगे अपनी प्रोसीडिंग्स कीजिए। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट सी आउट। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? 2 एक्वा सॉल्यूशंस। बेटा 2 एक्वा सॉल्यूशन है आपके कंटेनिंग 7.5 ग्राम यूरिया एंड 42.75 ग्राम एक्स इन वाटर, यानी 2 सॉल्यूशन है। एक आपका यूरिया सॉल्यूशन है, सेकंड आपका एक्स कोई भी कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन है। इन 100 ग्राम वाटर, दोनों किस में डिसॉल्व है 100 ग्राम वाटर, फ्रीजेज एट सेम टेम्परेचर। मीन्स दोनों सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज इक्वल टू TF ऑफ एक्स सॉल्यूशन। क्लियर? सो बेटा अगर फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर है, वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों सॉल्यूट जो हैं देखिए यहां पर जो यूरिया है वो 7.5 ग्राम कितने में डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर। इन दिस केस 42.75 ग्राम ऑफ एक्स इज आल्सो डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, तो वी कैन से कि दोनों का जो डेल्टा TF है वो भी क्या होगा सेम, क्योंकि डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू T0F माइनस TS। अब दोनों में वाटर है, यानी दोनों केसेस में T0F क्या हो गया 273.15 और TF दोनों का सेम है, जो इसका या इसका, यानी ये वैल्यू भी दोनों में क्या आएगी सेम। अगर मैं इसको कुछ भी मान लूँ y मान लेता हूँ तो पहले में भी ये आएगा और दूसरे का भी क्या आएगा -y। तो अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो डेल्टा TF सेम हो गया। अब जो भी मुझे कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ x, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास ऑल ऑफ यू नो the molecular mass of urea is 60। क्लियर? वैसे भी यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज NH2, यहां लिखते हैं NH2CONH2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम पर मोल। सो मैं डेल्टा TF यूरिया का किसके इक्वल पुट करूंगा, डेल्टा TF ऑफ एक्स, और डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो चलिए पुट करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो भैया पहले सॉल्यूशन का अब इसमें पुट करना है, ये तो आपको जस्ट टू आइडेंटिफाई था। तो यूरिया में डेल्टा TF KF दोनों में सेम होगा इंटू WB, यहाँ पे यूरिया कितना है 7.5 ग्राम अपॉन मोलर मास 60 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट 100 इक्वल टू KF। अब X सॉल्यूशन में X कितने ग्राम है 42.75 अपॉन इसका मोलर मास आपको निकालना है इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट 100। ये कैंसल आउट, KF से KF कैंसल आउट। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोलर मास। सो दिस कम्स आउट टू बी 342 ग्राम पर मोल। सो बहुत सिंपल था, सेम डाटा इन्होंने कहा था भाई इक्वल है, तो आपने क्या करा उनको जस्ट इक्वल पुट कर दिया। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 10। So what he says, when 30 gram of non-volatile solute
यानी मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 30 ग्राम। हैविंग एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा CH2O, डिजॉल्व इन 800 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट का मास 800 ग्राम वाटर, सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -1.16 डिग्री सेल्सियस, TF -1.16 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि वाटर है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला, आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। KF ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 1.86, यूनिट्स आर ओके, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब देखिए ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट है, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो थोड़ा मैं आपको गाइड करूंगा कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। यहां लिखते हैं इस चीज को, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो दे रखा है CH2O, तो N क्या होगा, इट इज मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास है CH2O का, ठीक है, ये आएगा आपका 30 इंटू CH2O, यानी अगर मेरे को मोलर मास निकल जाए यहां से तो डायरेक्टली मैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे इस पूरे डेटा से क्या निकालना है, MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला लिखिए बेटा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB 1000 अपॉन W है। अब डेल्टा TF कितना है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हुआ, 0 से -1.16, सो ये आ जाएगा आपका डेल्टा TF 1.16, KF आपको गिवन है 1.86, WB 30, MB आपको निकालना है इंटू 1000, सॉल्वेंट का मास 800। यहाँ से बेटा जो सॉल्व करोगे तो जो MB आएगा 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो 30 2 60, यहाँ पर आ जाइए, या यहीं पर करते हैं इसको, जस्ट क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस विल बी 2 इंटू CH2O, तो C2H4O2, ये आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो टेक्निकली क्या था बेटा, ये आपका 11th और 12th का कंबाइंड न्यूमेरिकल था, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट व्हेन द बेसिक्स आर क्लियर देन देयर इज नो इशू। चलिए नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 11। ही सेज इन नॉर्मल टेम्परेचर इन हिमालयन वैली इज -10। हिमालयन वैली का जो टेम्परेचर है, हिमालयन वैली ये है भाई -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस चीज पे फोकस कीजिए। हिमालयन वैली का टेम्परेचर इट इज -10 डिग्री सेल्सियस। चलिए नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट सी आउट। ही सेज इज 30% aqueous solution of ethylene glycol, 30% aqueous solution of ethylene glycol, molar mass 62, suitable for car radiator, क्या इसको कार रेडिएटर में डाल सकते हैं, suitable for car radiator, KF आपको दे रखा है 1.86 केल्विन पर मोलर, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, सराउंडिंग टेम्परेचर -10 है, पहले लॉजिक समझाते हैं फिर बात करेंगे। हिमालयन वैली का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो -10 पे वो क्या कर जाएगा, फ्रीज। बट आपने इस वाटर में जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आपने क्या ऐड करा, 30% इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज है, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा, यानी अब आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और वो फ्रीजिंग पॉइंट अगर -10 से नीचे आ जाता है, जैसे -11 आ गया, -12 आ गया, तो वाटर -10 पे किस स्टेट में रहेगा,
लिक्विड में। सो यहाँ पर मेरे को देखना है कि सूटेबल कब होगा, व्हेन इट विल बी सूटेबल, जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जब आप वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल डालोगे तो वो सॉल्यूशन ही बन जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट किससे कम होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सराउंडिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम आ गया, ठीक है ना, जैसे जो भी है फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम आया तो क्या करेगा, अब सपोज मान के चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट आ गया -12 और रूम टेम्परेचर -10 है, तो 10 पर जो होगा वो वाटर की स्टेट में होगा, लिक्विड, तब ये क्या होगा, सुटेबल। तो सुटेबिलिटी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि TF इज लेस देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, और जो गिवन है -10 डिग्री सेल्सियस। यानी न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब आप क्या ऐड करोगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो भाई TF कैसे निकालते हैं, TF डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। यहां से TF कितना आएगा, T0F माइनस डेल्टा TF। अब वाटर का जो T0F, अब वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें अच्छी तरह से पता है। प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब अगर मैं डेल्टा TF निकाल लेता हूं तो मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। KF आपको गिवन है 1.86, WB, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई। आपका 30% एक्वस सॉल्यूशन है, इसका क्या मीनिंग होता है कि 30 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल कितने में प्रेजेंट है बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो WB कितना हो गया 30, इसका मोलर मास कितना दे रखा है 62 इंटू 1000, सॉल्वेंट कितना होगा 100 में 30 सॉल्यूट है, तो बाकी जो 70 बचा वो क्या बचा आपका, सॉल्वेंट। सो दिस कम्स आउट टू बी 12.86, कितना आएगा 12.86 डेल्टा TF। तो चलिए यहां पुट कीजिए डेल्टा TF को 0 डिग्री सेल्सियस -12.86, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया -12.86 डिग्री सेल्सियस। TF इज -12.86 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। तो भैया इससे कम हो गया, नहीं हो गया, सराउंडिंग -10 है, ये -12 है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब क्या होगा कि -10 पर, बी क्लियर, -10 पर जो वाटर है वो स्टिल किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। हैंस वी कैन से दैट दिस इज सूटेबल। तो बेटा इस कंडीशन को ध्यान रखना है, कब सूटेबल है, तो उसकी कंडीशन है जब आपने एंटी फ्रीज ऐड किया, ठीक है, और एंटी फ्रीज ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम हो जाता है, तब आपका जो वाटर है वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड में, देन इट विल बी सूटेबल। क्लियर। So now we will do the last question, that is a question number 12. Just see out. So what is the question number 12? An aqueous solution freezes at 272.07 Kelvin. Clear? So aqueous solution का जो freezing point है वो है बेटा 272.07 Kelvin. Aqueous solution मतलब water उसमें solvent है. So T0F जो हो गया आपका that is 273 केल्विन, ठीक है ना, गिवन भी है वाइल प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। तो यहीं से डेल्टा TF तो निकाल ही लो, क्या होगा डेल्टा TF दैट इज T0F माइनस TF दैट इज 273 माइनस 272.07, दिस कम्स आउट टू बी 0.93। KF और KB आपको गिवन है, फर्स्ट आपको मोलैलिटी निकालनी है।
So we know that delta TF is equal to KF into molality. तो delta TF कितना है बेटा 0.93. दिस इज इक्वल टू KF आपको गिवन है 1.86 इंटू मोलैलिटी. सो यहाँ से मोलैलिटी आएगी 0.93 अपॉन 1.86. सो योर मोलैलिटी कम्स आउट टू बी 0.5 मोलल. मोलैलिटी आ गई. सो मोलैलिटी इज 0.5 मोलल. नाउ द सेकेंड पार्ट ही सेज कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0A. सो T0A यानी प्योर आपका वाटर है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छी तरह पता है कितना होता है 373 केल्विन माइनस TS इक्वल टू डेल्टा TB. तो अगर मेरे को डेल्टा TB की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा. तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB, या सिंपल हम डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी. तो यहां पर देखो बेटा KB कितना गिवन है 0.512 और मोलैलिटी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं इंटू 0.5. सो डेल्टा TB जो आएगा इट इज 0.256. अब इसको यहां पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा जस्ट सी आउट 0.256 इक्वल टू TS माइनस 373. सो TS इज इक्वल टू 0.256 प्लस 373. क्लियर? सो दिस विल बी 373.256 Kelvin. So student, this we have completed a very big topic, that is the depression in freezing point. और इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं. देयरफॉर यहाँ पर एक मेन इशू क्या था कि एंटी फ्रीज से रिलेटेड भी हमने न्यूमेरिकल करने थे. सेकेंडली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डाटा से आपको बॉइलिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं. सो यहाँ पर थोड़ा वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं. देयरफॉर वी हैव डन द 12 न्यूमेरिकल्स. बट टू मेक इट क्लियर, सी ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल. ठीक है, जिसमें जो लॉजिक लगा आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड. ठीक है, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं जो मैंने डिस्कस किया रिगार्डिंग एंटी फ्रीज, जो व्हाट्सएवर इट इज़. So it is a quite big topic that we have discussed, depression in freezing point. That is a third colligative property. So this is all about the topic depression in freezing point. That's all.